एक्स रिटायर्ड ऑफिसर हैं, IAS अफसर हैं और इकाईकोट क्षेत्र से आते हैं। उसके बगल में खड़े हैं फैज अहमद साहब, ये मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं, जदयू के बड़े नेता थे, हमारे साथ बहुत दिन पैदल भी चले हैं। बगल में प्रमोद जी हैं और उनके बगल में फुलेश्वर कानू जी हैं। इधर से कुछ साथी हमारे जो जिला के पदाधिकारी लोग हैं, सामने इनका परिचय मैं आपसे इसलिए करा रहा हूँ कि पिछली बार जब मैं आया था गोपालगंज पैदल चलते हुए, तब तो कोई संगठन नहीं था। अब इन्हीं लोगों के कंधे पर संगठन है यहाँ, तो इन सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज 2 साल के बाद मैं गोपालगंज आया हूँ। भोरे में एक छोटा सा हम लोग का कार्यक्रम है, तो भोरे में जाएंगे, वहाँ पर लोगों से मिलेंगे। और बाकी आपके अगर जिला के स्तर के या राज्य के स्तर के कोई सवाल है तो आप सवाल कर लीजिए। सवाल हम ही से खाली मत कीजिएगा, जन स्वराज से जो सारे संबंधित सवाल हो तो इन्हीं लोग से कीजिएगा, क्योंकि यही लोग बैठे हैं और यही लोग यहाँ पर चला रहे हैं जन स्वराज को। तो सवालों कोई बोलना चाहता है तो ठीक। मेरा पहला सवाल है कि बागेश्वर धाम का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भोरे में 5 दिवसीय कार्यक्रम किया था, जिसमें हिंदू राष्ट्र की घोषणा की, और आप भी हमारा पहला गोपालगंज जिला में आम सभा करने जा रहे हैं, उसी स्थान को क्यों चुने? नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कोई बाबा थोड़े ही न कर सकते। हिंदू राष्ट्र, हम लोग का जो राष्ट्र है वो तो जो इसके फाउंडिंग फादर्स हैं, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है, उसके देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया है, और हम लोग का सेकुलर देश है, वैसे ही रहेगा। हम यहाँ से खड़े होकर कुछ भी बोल दें, आप कुछ भी बोल दें, हर लोकतंत्र है, सबको अपना बोलने की सबको आज़ादी है। लेकिन देश को कोई बाबा नहीं चलाते हैं, देश को देश के जनप्रतिनिधि चुने हुए सांसद चलाते हैं। और संसद में तो अभी भी जो हम लोग की जानकारी है, देश सेकुलर देश है और उसको चलाने के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है, जिसके लिए जिसको हम संविधान कहते हैं। और संविधान की प्रस्तावना में और संविधान की भावना में देश को सेकुलर देश ही, सर्वधर्म सम्मान वाली बात ही है। बाकी कोई बाबा आकर क्या कहता है उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। में ही पहला सभा नहीं, भोरे में क्यों की है, इसका कोई जिला के लोगों ने जहाँ पर कहा वहीं पर कर रहे हैं। ये कोई उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक सोच नहीं है कि भोरे में क्यों कर रहे हैं और बैकुंठपुर में क्यों नहीं कर रहे हैं, या कुचाईकोट में क्यों नहीं कर रहे हैं, हथुआ में क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले जब पैदल यहाँ चले हैं तो पूरा गोपालगंज ही चले हैं। अब जब वापस आए हैं, लोगों ने कहा भैया भोरे में किया जाए, तो भोरे में कर रहे हैं। गोपालगंज के MLC है राजीव कुमार, वह जो है भाषण दे रहे थे, तो उसमें बोले कि हमने जो चुनाव जीता है 18 करोड़ रुपए की लागत आई। इस पर आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर क्या कहा उस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति में पैसे का जो प्रभाव है वो किस कदर पिछले 5-10 सालों में बढ़ा है। बिहार में बाकी बहुत कमियां हैं, लेकिन ये एक चीज जो है, ये थोड़ा हम लोग इससे बचे हुए थे। मेरा अपना मानना है कि दक्षिण के राज्य जो बहुत तरक्की कर रहे हैं बिहार के मुकाबले, वहां पर राजनीति में पैसे का बोलबाला बहुत ज्यादा है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल के मुकाबले। लेकिन पिछले 2 साल से जब मैं बिहार में घूम रहा हूँ तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि अब बिहार में भी धीरे धीरे जाति के साथ साथ धर्म के धार्मिक उन्माद और पैसे का भी प्रभाव शुरू हो गया है। और इसकी शुरुआत मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से हुई है। विधायक और सांसद के मुकाबले जो मुखिया का चुनाव है, जो नीचे स्तर के प्रमुख के जो चुनाव हो रहे हैं, जो जिला पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, उसमें पैसे का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। जो लोग पुराने यहाँ मुखिया हैं, आप लोग भी समाज में रहते हैं, 2001-2006 तक मुखिया के चुनाव में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा था। लेकिन जो 16 में 21 में मुखिया लोग चुनकर आए हैं, ज्यादातर साथी उसमें बता रहे हैं कि बहुत पैसा खर्च हुआ है। कितना हुआ है उसको लेकर अनुमान लगाया जा सकता है, कई बार आदमी बढ़ाकर भी बताता है। एक बात समझिए, जो चुनाव लड़ता है तो जितना खर्च होता है उससे ज्यादा बताता है। क्यों बताता है?
इसलिए कि ताकि वो जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको जस्टिफाई कर सके। तो भाई इतना रुपया खर्च हुआ है तो कुछ तो चोरी करेंगे। और जो ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, जैसे प्रमुख का चुनाव है, जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव है, या जो जनप्रतिनिधियों के एमएलसी का चुनाव है, तो स्वाभाविक तौर पर जब मुखिया या उनको चुनने वाले लोग बहुत खर्चा करके आएंगे तो वोट देते समय उसकी कीमत भी लगाएंगे। उसमें भी आप देख रहे हैं कि ये पिछले 10 साल की ये घटना, 10 साल पहले यहाँ एमएलसी के चुनाव में करोड़ खर्च करना बहुत बड़ी बात थी। और मैं तो 15 में बिहार में मैंने चुनाव कराया है। मुझे लगता है कि मतलब जो आधिकारिक लिमिट है उस पर तो कोई चुनाव नहीं लड़ता है, सच्चाई तो यही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को लोग बताते हैं कि भाई हम 35 लाख में लड़ रहे हैं, 40 लाख में लड़ रहे हैं, लेकिन औसतन उसका 2 या 3 गुना पैसा लोग खर्च करते होंगे। लेकिन 18 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपया खर्च करते हुए बहुत लोग हमको दिखे नहीं। दावा लोग कुछ भी कर ले, कोई इक्का दुक्का अपवाद हो सकता है। 15 में तो हमने पूरे बिहार का चुनाव देखा है, इतना पैसा खर्च कोई नहीं करता है। अच्छा सर, लेकिन एमएलसी वगैरह का जो चुनाव है, प्रमुख का चुनाव है, जिला पार्षद के चेयरमैन का चुनाव है, वो विशुद्ध तौर पर खरीद फरोख्त का चुनाव हो गया है। और इसीलिए आपको इस तरह की वक्तव्य सुनने को मिल रहे हैं। पटना में बालू कारोबारी की हत्या हो गई, दौड़ाकर गोली मारा गया। भागलपुर में नित्यानंद राय के भांजे की हत्या हो गई, बहन को भी गोली मारी गई। और पुलिस कह रही है कि हम काउंटर कर रहे, इससे अपराध रुक जाएगा। अपराध तब रुकेगा जब सरकार का इकबाल हो। बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। आपने एक वो दौर हम लोगों ने देखा था जब लालू जी का राजद का अंतिम दौर चल रहा था, तो अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ था कि हर दिन ये घटनाएं आम हम लोग को सुनने देखने को मिलती थी। उसी तरीके से हम तो पिछले 2 वर्ष से आपको कह रहे हैं कि धीरे धीरे नीतीश कुमार जी के सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। कोई डर नहीं रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। और उसको अगर गहराई से आप समझना चाहते हैं कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ा, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों हुआ, अगर आप जाकर आंकड़ों में देखिएगा तो आपको सीधा इसका कोरिलेशन दिखेगा शराबबंदी से। मैं बात कहता हूं, लोग समझते नहीं। शराबबंदी से 2017 से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पुनः बिगड़नी शुरू हुई है। चाहे सरकार नीतीश और भाजपा की हो या राजद के साथ उनका गठबंधन हो। भाई नीतीश कुमार तो वही है, प्रशासनिक तंत्र वही है, व्यवस्था वही है, फिर 17 के बाद क्यों बिगड़ा है? इसकी वजह यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो व्यवस्था बनी हुई है, जो लोग, जो प्रशासन है, उसका एक बहुत बड़ा तंत्र, एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी को लागू करने, उसको बचाने, छिपाने, कमाने के में लगा हुआ है। अगर थाने में 15 व्यक्ति हैं और 10 आदमी सिर्फ शराब के धंधे में लगे हुए हैं या शराब के काम में लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो रूटीन लॉ एंड ऑर्डर है वो अफेक्टेड होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 17 के बाद से धीरे धीरे बिहार में स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। तो दोनों बात, एक तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका इकबाल का खत्म हो जाना, तो जो अफसर है वो अपने हिसाब से चला रहा है, तो उसको क्या चिंता है? अगर कुछ गलत हो भी गया तो उसको तो चुनाव फेस नहीं करना है। और दूसरा, जो प्रशासन में लगे हुए लोग हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर में, उसका एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी की वजह से उसमें व्यस्त है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के चीफ जस्टिस ने ये बात कही कि बिना सोचे समझे अगर आप कानून शराबबंदी जैसे बना देंगे, उससे पूरी व्यवस्था जो है प्रोसिक्यूशन की, कोर्ट की, वो पूरा तबाह हो जाती है। वो क्योंकि आपने कोर्ट तो बढ़ाए नहीं, थाने बढ़ाए नहीं, नए पदाधिकारी भेजे नहीं, और उसी आदमी को शराबबंदी भी लागू करना है। और बिहार में तो सिर्फ 2 ही बात जो आप कह रहे हैं, शराबबंदी, बालू वाली बात, तो 3 ही उद्योग यहाँ पिछले 3-4 साल में फैला फूला है। एक है शराब माफिया, दूसरा है बालू माफिया, और तीसरा जो अनाज वाले माफिया है, जिसकी चर्चा आप लोग कम करते हैं। ये 5 किलो अनाज से जो 4 किलो मिल रहा है, तो ये अनाज को पैसे में कन्वर्ट करना और पैसे को फिर से वापस अनाज में लाना, हम तो कम से कम 2-2.5 साल से यही देख रहे हैं कि हर जिले में, गोपालगंज में भी आपके नाम आप लोग नहीं लीजिएगा, गोपालगंज में भी आपको मालूम है कि कौन शराब माफिया है, आपको मालूम है कौन बालू माफिया है, और आपको ये भी मालूम है कि कौन यहाँ अनाज का
माफिया है, हर जिले में बन गया, पूरी व्यवस्था बन गई है। तो जब ये इस तरह के माफिया ही उनका ही दबदबा होगा तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का कारण वो भी है। अच्छा, आपने कहा यादव का जिस तरह परिवार पॉलिटिक्स में शामिल हुआ है, उसी तरह नीतीश कुमार जी के बेटे के निशांत का भी राजनीति में आने का। देखिए, ये आप पत्रकार हैं, आप इस तरह का स्पेकुलेशन कर सकते हैं। मेरा अपना एक तरीका है, जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता। लालू जी के परिवार के भी जो बच्चे राजनीति में नहीं है उस पर हम आज तक कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। वो क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। राजनीति में टीका टिप्पणी उस पर होनी चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में है। जहां तक मैं समझता हूँ, नीतीश जी के जो लड़के हैं वो अभी राजनीति में नहीं है। ये पत्रकार लोग जबरदस्ती आप लोग रोज चला रहे हैं। जब राजनीति को आएंगे, अगर आते हैं, तब उस पर टीका टिप्पणी की जाएगी। आपके पास, हमारे पास, जनता के पास अवसर होगा जांचने का, परखने का, कमेंट करने का। अभी से उस पर अनावश्यक टीका टिप्पणी मुझे लगता है कि गैर जरूरी है। और बिहार में बात करने के लिए इतनी गंभीर मुद्दा, इतने गंभीर मुद्दा है, उस पर बात न करके किसका लड़का, अरे जब आएगा तब बात किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं। आपने कहा था कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो तेजस्वी का ही विधानसभा आपने क्यों चुना? फिर आप पत्रकार लोग भी बिहार में बात को पूरा सुनते नहीं है। लोगों ने ये पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो मैंने ये कहा है कि मैं पार्टी से ऊपर नहीं हूँ। पार्टी जो तय करेगी वो हम करेंगे। पार्टी अगर तय करेगी कि राघोपुर से आपको चुनाव लड़ना है तो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। मैंने उसमें ये भी कहा कि हम लोग के बीच चुनाव लड़ने की आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। हमने तो आवेदन नहीं दिया है, लेकिन मेरी जानकारी में है कि किसी कार्यकर्ता साथी ने, जन स्वराज के किसी साथी ने उत्साह में या अपने जो भी उसकी मंशा रही हो, उसने मेरे नाम से राघोपुर से आवेदन दे दिया है। मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि हम कह रहे हैं कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। पार्टी का नेतृत्व सब लोग बैठ के तय करेंगे। अगर सब लोग तय करेगा कि नहीं राघोपुर से ही लड़ना है तो लड़ेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां आती है और आने के बाद तमाम अपने दावे करती है कि मैं ये करूंगा, जो भी बात कोई पार्टियां, लेकिन आप पर लोग क्यों विश्वास करें और आपने क्यों कि आप जो राजनीति करेंगे? मेरे पर जनता बिल्कुल विश्वास न करे। आपने बात ठीक कहा कि जो दल, जो नेता आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे। आप पत्रकार हैं, जाकर देख लीजिए 2.5 वर्ष में अगर मैंने ये कहा हो कहीं पर भी कि प्रशांत किशोर पर भरोसा करने से, प्रशांत किशोर को वोट देने से आपका जीवन सुधरेगा, हम तो हम इसका उल्टा बात बता रहे हैं कि भाई आपका जीवन तब सुधरेगा जब आप इसको सुधारना चाहेंगे, आप सही लोगों को वोट देंगे। प्रशांत किशोर को या जन स्वराज को भी अगर न ट्राई किया जाए। अच्छा, जिस तरह से नीतीश कुमार किसी न किसी पार्टी से गठबंधन करके सरकार चलाते हैं, कारणवश अगर आपकी सीट पूरा नहीं हो पाती है तो क्या आप नीतीश जी से गठबंधन करेंगे कि नहीं? भाई, हम लोग का गठबंधन पहले हो गया बिहार की जनता के साथ, और जन स्वराज ने कह दिया कि हम लोग लड़ेंगे 243 सीट। तो 243 सीट के आगे तो कोई सीट है नहीं जिस पर गठबंधन हो जाए। फिर आपने कहा कि चुनाव जीतने के बाद क्या होगा, वो उसके लिए भी हमने कह दिया कि हम लोग का अपना तरीका है, हम लोग अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे। हमको ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि संभव है कि जन स्वराज को 5 सीट भी ना मिले। सारे प्रयासों के बावजूद अगर बिहार की जनता को लगता है कि नहीं भाई, कोई हमको नया विकल्प नहीं चाहिए, हम पुराने वैसे ही घिसी-पिटी व्यवस्था में रहना चाहते हैं, तो वो जो व्यवस्था उसको वोट दे देगी। तो हम लोग को उतना सीट ही नहीं मिलेगा कि हम लोग किसी गठबंधन करें। लेकिन अगर जनता को बात समझ में आ गई कि 30-35 साल से विकल्प के अभाव में जो गलत लोगों को भाजपा के डर से लालू जी को, और लालू जी के डर से भाजपा को जो हम लोग वोट देते रहे हैं, अब ये मौका आ गया, अब विकल्प आ गया, नए लोगों का चेहरा सामने दिख रहा है, एक सुचिता वाली राजनीति की शुरुआत हो रही है, एक नए तरीके की राजनीति की शुरुआत हो रही है जिसमें शिक्षा और पलायन की बात हो रही है। अगर जनता को ये समझ में आ गया तो जन स्वराज को इतना सीट जरूर मिलेगा कि हम लोग को गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ष मान लीजिए कि नहीं हुआ तो भी मान लीजिए, आप यही की बात मान लें कि कुछ सीट आ गया, तो 2025 में भी गठबंधन नहीं, 2029 में भी गठबंधन नहीं। अकेले आए हैं,
अकेले ही बिहार को सुधारने का जज्बा लेकर आए हैं। चाहे 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, इसकी ईमानदारी और इसकी शुद्धता में न आज कोई आंच आई है, न आगे जब तक मैं हूं तब तक इसकी ईमानदारी और शुद्धता में कोई फर्क नहीं आएगा। करने में चाहे इसको 20 वर्ष लग जाए, 10 वर्ष लग जाए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं है। बिहार सरकार की नाकामियों को आप क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपके पार्टी के अंदर इस विधानसभा में कैंडिडेट का कैसे सिलेक्शन होगा? कैंडिडेट का कैसे सिलेक्शन होगा? देखिए, ये तो पहले बिहार में कोई दल है जो कि कैंडिडेट का आवेदन ले रहा है। पहला दल जनसुराज है जो चुनाव से साल भर पहले लोगों का आवेदन हम लोग ले रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप संभावित प्रत्याशी के तौर पर पर्चा, बैनर, पोस्टर लगाकर अपने क्षेत्र में प्रचार कीजिए। और पहला ऐसा दल है जो कह रहा है कि हम जून जुलाई में आपको बता देंगे कि आपका उम्मीदवार कौन होगा। तो जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसी समाज से निकले हैं, वो अपना दावा रख रहे हैं, जनता के बीच में भी रख रहे हैं, जनसुराज के लोगों के बीच में भी रख रहे हैं। जिसके नाम पर सबकी सहमति बनेगी वो उम्मीदवार बन जाएगा। यहाँ पैसे का कोई खेल नहीं है। टेबल के नीचे कोई पैसा देकर टिकट खरीद नहीं सकता है, जाति के आधार पर टिकट बट नहीं सकता है। जिसको भी क्षेत्र की जनता, हमने पहले कहा है, जनसुराज का स्लोगन है सही लोग, मजबूत लोग नहीं, बालू माफिया नहीं, शराब माफिया नहीं। हमको मजबूत आदमी नहीं चाहिए, हमको सही आदमी चाहिए। जिसको क्षेत्र की जनता सही समझे उसको हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे। उसके बाद आप वोट नहीं दीजिएगा तो आप भुगतिएगा और आप फिर रोइएगा कि आपने नहीं किया। भाई बिहार के लोग, हमारी जो समझ है, 2 बरस से तो यही कह रहे हैं कि भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था। आप बढ़िया आदमी आ गए हैं, आप अच्छे लोगों को टिकट दीजिए, आप विकल्प दीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कम से कम जनता ने कहा हमसे यही है, तो हमसे जनता ने कहा है तो हमको एक बार तो जनता को मौका, सही आदमी को टिकट देकर देना है। अगर जनता नहीं देगी वोट तो फिर उनसे जाकर पूछेंगे, भाई तुम तो कहे थे कि सही आदमी को वोट दोगे, और नहीं दोगे तो फिर जो दुर्गति में जी रहे हो उसी में आगे जीना पड़ेगा। बिल्कुल 1 घंटा के अंदर कर देंगे। इसमें कोई इफ वक्त किंतु परंतु नहीं है। कोई वोट का इसमें राजनीति नहीं है। शराबबंदी का जारी रखने का कोई आधार नहीं है। पहली बात की शराबबंदी बिहार में लागू है ही नहीं। आप जितने पत्रकार बंधु हैं, आप बताइए कि शराबबंदी आपके जिले में लागू है? घर घर में शराब बिक रहा है, तो किस शराबबंदी की बात कर रहे हैं? आप उस शराबबंदी का सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शराब का होम डिलीवरी आप रुकवा दीजिएगा? तो हम आपको कह रहे हैं हाँ, शराब की होम डिलीवरी रुकवा देंगे, उसके जगह कुछ रेगुलेटेड दुकान खुल जाए, दुकान से शराब बिके, जिसको लेना है वो ले, पैसा दे, टैक्स भरे। क्योंकि ये जो दुकान बंद, शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद हो गई और होम डिलीवरी चालू हो गया, इससे घर घर शराब बिक रही है, बच्चों का जीवन खराब हो रहा है और बिहार सरकार का, गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के पास, ये जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट शराब माफिया के पास। तो आप बताइए कि 15-20 हजार करोड़ रुपया जो बिहार की जनता का है, वो पैसा शराब के माफिया के पास जाए, ये कौन सा नियम होना चाहिए? और जिन महिलाओं के नाम पर इसको लागू किया गया है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो महिलाएं हैं। 1.25 लाख से ज्यादा लोग, आप अपना आंकड़ा जाकर देख लीजिए, 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज भी शराबबंदी कानून के तहत जेल में हैं। और जो जेल में है वो ज्यादातर लोग गरीब, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम परिवार के लोग हैं, जिनके पास केस लड़ने का, बेल बॉन्ड भरने का पैसा नहीं है। तो किसकी मदद के लिए कानून बनाया गया? आपने जिस तरह पूरे बिहार के हर जिले में दौरा किया, उसी तरह से कांग्रेस भी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जन यात्रा शुरू की है। क्या वह जमीन अपना तलाश कर रही है? नया प्रदेश अध्यक्ष भी लाया गया है। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस बड़ा दल है, उनको प्रयास करना ही चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि 40 वर्ष उनको लग गया ये जानने समझने में। भाई कांग्रेस तो 1985 में बिहार को में रूलिंग पार्टी थी, तो 85 से 2025 मतलब 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष के बाद ही सही, अगर हम लोग के प्रयास से कांग्रेस जग जाए या कोई दूसरा दल जग जाए, यही तो ताकत हम आपको बता रहे हैं कि जनसुराज के आने से बिहार नहीं सुधरेगा। जनसुराज के आने से यहाँ लोकतंत्र जिंदा होगा,
सारी पार्टियों पर यह दबाव होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो हमको जनता वोट नहीं देगी। तो कांग्रेस भी सजग होगी, राजद भी सजग होगा। राजद भी मुसलमानों को जो बंधुआ मजदूर समझता है वो नहीं समझेगा। नीतीश भाजपा भी हिंदू समाज के जिन लोगों को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं कि लालू के डर से हम ही को वोट देगा, वो लोग भी डरेंगे। तो ओवरऑल बिहार का फायदा होगा। जनसुराज करे ना करे, जनसुराज के इस प्रयास से बिहार के लोगों का, बिहार की व्यवस्था का सुधार होना ही होना है। क्योंकि सब राजनीतिक दल जब कंपटीशन होगा तो सारे राजनीतिक दल सजग होंगे, सब लोग प्रयास करेंगे, सबके कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे। तो अगर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नेता जनता के बीच में जाते हैं तो फायदा तो जनता का है, बिहार की जनता का है। अच्छा, आखिरी सवाल, लालू फैमिली पर ईडी कार्रवाई को किस रूप में आप देखते हैं? लालू फैमिली पर ईडी कार्रवाई और सीबीआई कार्रवाई कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। पिछले 30-40 सालों से लालू जी का जेल और कोर्ट से बराबर का ही नाता है, आते जाते रहते हैं। अब उन पर जब केस है तो केस में एजेंसी उनको घेरेगी। दो बात है, जो उनके समर्थक हैं वो कह सकते हैं कि भाई उन पर सरकार उनको परेशान कर रही है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि भाई लालू जी के जब यूपीए की सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, तब भी सीबीआई उनको पकड़ कर ले गई थी, तब भी सीबीआई उन पर केस खिलाफ कर रही थी। जब पहली बार लालू जी पर चार्जशीट हुआ उस समय तो देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, लालू जी के बनाए हुए सरकार के दौरान ही उन पर सीबीआई ने एक्शन लिया था। तो ये चारा घोटाला से जो दौर शुरू हुआ है पिछले 30-40 सालों से लालू जी पर इस तरह की कार्रवाई या उनसे जुड़े हुए लोगों पर होती रही है। उसमें कितनी सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो यहाँ पर कानूनी व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक मुझे लगता है कि इस कार्रवाई को अपनी गति से होने देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा समस्या है पलायन, कैसे फिर उसे रोक पाएंगे? जो और अगर 1000 बार पिछले 2.5 वर्षों में गांव-गांव जाकर हमने बताया कि बिहार में पलायन को, अगर लोगों के पलायन को रोकना है तो उसके लिए सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकना है। पूंजी के पलायन के रुकने से बुद्धि का पलायन रुकेगा, और बुद्धि का पलायन अगर रुक जाए तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। हर साल बिहार से जो 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से आपका हमारा पैसा बिहार से बाहर जा रहा है, उस पैसे को जनसुराज रोकना चाहता है। अगर बैंकों से ये पैसा बाहर जाना रुक जाए तो हर साल बिहार में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग से बजट के अलावा 2 से 2.5 लाख रुपए का निवेश होने लगेगा। जैसे ही ये पैसा यहाँ रहने लगे तो लोग, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ छोटे मोटे रोजी रोजगार शुरू हो जाएंगे, और उसी से हम लोग कह रहे हैं कि साल भर के अंदर पलायन रुकेगा। दूसरा पलायन रोकने के लिए हम लोगों ने ये कहा कि अगर मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में जो कृषि आधारित मजदूर बाहर जा रहे हैं वो बिहार में ही कृषि आधारित जो क्षेत्र में मजदूरी कर पाएंगे। तो जनसुराज ने 2 रास्ते बताए हैं। पूंजी का पलायन रोककर बुद्धि और श्रम का पलायन रोका जाए, और दूसरा जो खेती आधारित व्यवस्था है उसमें मनरेगा को खेती से जोड़कर बहुत बड़ी संख्या में जो खेतिहर मजदूर हैं उनके पलायन को रोकने की बात कही गई है। सर, आप इस तरह कह रहे हैं कि शराबबंदी 1 घंटा में शुरू कर देंगे, क्योंकि आप गोपालगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस स्थिति में गोपालगंज की 3 समस्या सदियों से रहा है, और जो भी पार्टी आता है कहता है गंडक, गुंडा और गंडे, और उसके जो समस्या रहा है सदियों से आते रहा है। तो क्या आप आश्वस्त करेंगे गोपालगंज की जनता को? इसी तरह का भाषण कर दिए। मैं गोपालगंज की जनता को ये कहूंगा कि अगर पूरा बिहार डूब रहा है तो उसमें गोपालगंज नहीं सुधर सकता है। अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा। पूरे बिहार में अगर चीनी मिल बंद हो रहा है तो गोपालगंज में गन्ना किसानों का भला नहीं हो सकता है। अगर पूरे बिहार में बाढ़ और नदियों के कटाव की समस्या है तो यहाँ पर गंडक की समस्या से निजात नहीं दिलाया जा सकता है। अगर पूरे बिहार में गुंडागर्दी और लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो गोपालगंज को आप स्विट्जरलैंड नहीं बना सकते हैं। तो जनसुराज की ये सोच नहीं है कि हम आए गोपालगंज में तो कह दिए भैया हम यहाँ गन्ना का ठीक कर देंगे। जो बात हम लोग बता रहे हैं कि जब तक बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक गोपालगंज की भी स्थिति नहीं सुधरेगी, सिवान की भी नहीं सुधरेगी, चंपारण की भी नहीं सुधरेगी। ऐसा तो है नहीं कि सिवान बहुत अच्छा चल रहा है और गोपालगंज खराब है। ऐसा तो है नहीं कि चंपारण में चीनी मिल बढ़िया चल रहा है और गन्ना किसान गोपालगंज में परेशान है। लेकिन इसके साथ साथ
जब हम लोगों ने पदयात्रा की है तो ये भी कहा कि एक बिहार को सुधारने का मैप है, साथ साथ गोपालगंज नहीं, गोपालगंज के 200 से ज्यादा अलग अलग प्रखंडों का योजना बनाकर जारी करने की बात कही है। आप पूरे गोपालगंज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनना चाहिए, इसकी भी बात करनी है, और जो गंडक के कटाव का मामला है, बाढ़ का मामला है, उसकी भी बात करनी है। आप जल जमाव की जो यहाँ समस्या है उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। गोपालगंज में आधा अगर पंचायत बाढ़ से प्रभावित है तो करीब करीब आधा पंचायत में जल जमाव की भी तो समस्या है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 2 चीनी मिल जो चल रहा है वहां पर भी जो उस गन्ने के तौल में जो चोरी हो रही है उसका तो आप सवाल नहीं उठा रहे हैं। जो यूपी के मुकाबले यहाँ कम पैसा गन्ने को मिल रहा है, गन्ने के उत्पादकों को मिल रहा है, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। जो गन्ने की 3 क्वालिटी है और वो 3 क्वालिटी में कैसे मिल मालिक जबरदस्ती आपको वो गन्ना उपजाने पर मजबूर कर रहे हैं जिसमें कीड़ा ज्यादा लग रहा है। हम तो गांव गांव जाके समस्याओं को हमने देखा है, हमको पत्रकार वार्ता में आके जानने की जरूरत नहीं है। हर पंचायत का ये समस्या बताया गया है। मुझे लगता है कि गन्ने का जो ये किस्म है, जो 3 जो श्रेणी है, वो तो सबसे बड़ी समस्या किसानों ने मुझे वो बताया कि जो किसान यहाँ गन्ना उपजाता था उसको हटाकर मिल वाले कह रहे तुम हमारा वाला उपजाओ, ग्रेड ए वाला, और उस ग्रेड ए में इतना ज्यादा कीड़ा लग रहा है कि बेचारा ऐसे ही नुकसान हो रहा है। वही हाल है तो यहाँ पर सबसे बड़ी चोरी तो यहाँ पर तौल में है, गन्नों के गन्ना के तौल में जो चोरी है वो माफिया की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो जब तक पूरी व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो सिर्फ गन्ना गंडक गुन्नई की बात करने से नहीं होगा। ये तो बात 40 साल से चल रही है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार की व्यवस्था सुधरेगी तो जब गोपालगंज भी सुधरेगा। और जहां तक जनसुराज की समझ की बात है तो 2 साल हमने यही तो लगाया है कि गांव गांव जाकर समझे कि गोपालगंज के गांव में, बेतिया के गांव में, सुपौल के गांव में क्या समस्या है, ताकि जब व्यवस्था को सुधारने का अवसर मिले तो निचले स्तर पर जो जानकारी इकट्ठा की कर रहे हैं। आप लोग कोई पत्रकार ये नहीं पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के एक नए अभी मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना में, नाम है रेवंत रेड्डी। 2 वर्ष पहले अभी मुख्यमंत्री बने हैं, जुमा 2 वर्ष हुआ है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने कहा, उस आदमी ने, कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने वाला, मतलब बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। रेवंत रेड्डी के शब्द हैं। जो भी कांग्रेस के नेता यहाँ आ रहे हैं जरा उनसे पूछिएगा तो भाई तुम्हारा यही सोच है, हम लोग जब मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं तो काहे के लिए यहाँ यात्रा कर रहे हो, क्यों वोट मांगने आ रहे हो? तेलंगाना में ही वोट मांग कर बना लो सरकार। वोट हम लोग से मांगोगे और हम लोग से कह रहे हो कि बिहारी मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है। और आप जरा पूछे तो कोई कन्हैया कुमार, कोई राहुल गांधी, किसी ने अगर रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक शब्द कहा हो तो दोनों बात कैसे होगा भाई? आपका मुख्यमंत्री हैदराबाद में बैठकर बिहारियों को गाली दे रहा है, कार्यकर्ता नहीं, वहां का मुख्यमंत्री है, बिहारियों को कह रहा है कि पैदा ही हुआ है मजदूरी करने के लिए। और उसी दल का नेता आकर बिहार में वोट मांग रहा है और आप लोग सवाल भी नहीं करते।